ये मोंटेनेग्रो नामक देश के बुडवा नामक पर्यटन शहर है। मैं अभी प्राचीन नगर दुर्ग के सामने स्थित मरीना में हूं। प्रभात का समय। मरीना अभी सजीव ही हो रहा है। पर्वतीय श्रृंखलाओं की तलहटी में एक खूबसूरत मरीना। यहां देखने लायक अनेकों नज़ारे हैं। मैं कल शाम को इस शहर में पहुंचा था। मैं अभी बुडवा सिटी वॉल के पश्चिमी आंगन में खड़ा हूं। एक विशाल आंगन। यह एक बृहद किला है। उसके अंदर जाने का मुख्य द्वार यह सामने दिख रहा है। मैं कल शाम को इस किले के अंदर घूमा था। कल उत्तर की तरफ के द्वार से अंदर प्रवेश किया था। अभी इस द्वार से होकर अंदर जा रहा हूं। किले के अंदर बुडवा प्राचीन नगर स्थित है। प्राचीन काल के दौरान पूरा बुडवा नगर इस दुर्ग के अंदर हुआ करता था। आधुनिक काल के दौरान शहर किले के बाहर की ओर फैलने लगा। यह पूरा प्रदेश सुबह से ही सजीव हो उठा है। अभी किले के अंदर अनेकों वाणिज्यिक संस्थाएं नजर आ रही हैं। मात्र पर्यटकों को लक्ष्य करके चलाई जाने वाली दुकानें। प्रत्येक दिवस हजारों की संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। बुडवा के वेनिशियन शासन के अधीन रहने के दौरान निर्मित इमारतें। उस काल के दौरान 12,000 तक लोग इस किला नगरी में निवास करते थे। अभी यहाँ के स्थानीय निवासियों की संख्या 300 से कम है। अनेकों पुरानी इमारतें अभी होटलों में रूपांतरित हो चुकी हैं। पत्थर की इमारतों के रूप और रंग, पत्थर बिछाए हुए रास्ते और चौक उस भाव को पूर्णता प्रदान कर रहे हैं। कल रात को यहाँ की रेस्तराएं और बियर गार्डन्स में लोगों के भरे रहने का नजारा था। अभी इधर उधर किसी रेस्तरां में कुछ लोग बियर की चुस्की लेते हुए नाश्ता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिज्जा आदि मिलने की बेकरी। प्राचीन नगर की गलियों में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। परिवार समेत घूमने निकले लोग। ये रोमवासी, ग्रीकवासी, अल्बेनियाई राजवंश, ओटोमन तुर्की, वेनिस गणराज्य, आब्सबर्ग प्रभुगण, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रिया साम्राज्य आदि के द्वारा विभिन्न काल के दौरान उनके अधीन की गई एक खूबसूरत नगरी है। मध्यकाल के दौरान से ही व्यवस्थित ढंग से संपन्न जीवन बिताने वालों की नगरी। समुद्र मार्ग से किए गए व्यापार से ही उस काल के दौरान बुडवा का विकास संभव हो पाया था। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार यहाँ से एड्रियाटिक समुद्र से होकर दूर के नगरों की ओर व्यापारियों के बड़े दल लगातार यात्रा करते रहते थे। वेनिस गणराज्य के पतन के साथ ही बुडवा के प्रताप का रंग भी फीका पड़ गया था। स्टारोग्राड्स के सिरकावा नामक चौक पहुंचा हूं। उसकी एक तरफ सेंट इवान चर्च है। स्टारोग्राड्स की गिरजाघर के आंगन के सामने स्थित एक बड़ा चौक है। इस चौक पर भी रेस्तराएं स्थित हैं। उस ओर लोग आने भी लगे हैं। यहाँ कुछ उत्खनन हो रहा है। 2000 वर्ष पहले बुडवा के रोमन उपनिवेश बस्ती होने के दौरान के अवशेष अभी खोदकर निकाले जा रहे हैं। इमारतों के अवशेष आदि हैं। वो भूतल से कुछ फीट नीचे स्थित है। बुडवा दुर्ग यह है। किले का यह मुख्य भाग प्राचीन नगर के अंदर है। पहले यह फोर्ट्रेस ऑफ सेंट मेरी नाम से जाना जाता था। 15वीं शताब्दी में वेनिशियनों ने ही आज के इस रूप में किले की रूप कल्पना की थी। लेकिन उससे पहले से ही यहाँ एक शक्तिशाली किला हुआ करता था। एड्रियाटिक के तटीय शहर के तुर्कियों के द्वारा आक्रमण करने के दौरान ही बुडवा किले का निर्माण हुआ था। वह 13वीं शताब्दी में हुआ था। पत्थरों से भरा समुद्र तट, रेतीला तट नहीं है। टूटे हुए पत्थर के टुकड़ों का तट, उजला पानी। एड्रियाटिक समुद्र शांत है। इतिहास ने पाल नौकाओं में इस तट की यात्रा की थी। आज समुद्र तटीय पानी से होकर मनोरंजन की नौकाएं ही चलती हैं। प्राचीन काल में युद्धपोत इस पानी से होकर चलते थे। कुछ लोग कायाकिंग में तल्लीन हैं।
समुद्र तट के रूप में दूर तक टीले नजर आ रहे हैं। एक टीले के ऊपर एक बड़ा अपार्टमेंट होटल नजर आ रहा है। उसका नाम विडिकोवॉक अपार्टमेंट है। यह यहाँ का सेंटा मरीना चर्च नजर आ रहा है। किले के उत्तरी पश्चिमी दिशा में वह गिरजाघर स्थित है। उसके आंगन में एक गैलरी है। शायद वहाँ मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित किए जाते होंगे। किले के अंदर से मैं घूमता रहा तो लोगों का सैलाब उमड़ते हुए दिखाई दिया। प्राचीन नगर को देखने के लिए सुबह से ही पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। मोंटेनेग्रो के प्रत्येक शहर में उमड़ने वाली लोगों की भीड़ आश्चर्यचकित कर देने वाली है। कुछ लोग गाइड के साथ होते हैं, अन्य कुछ लोग बिना गाइड के गुट्टों में आ रहे हैं। हर नुक्कड़ और चौक पर वो लोग दल बनाकर खड़े हुए दिखाई देते हैं। इन पर्यटकों के माध्यम से मोंटेनेग्रो को बड़ी संपत्ति मिलती है। देश की दरिद्रता भी यहाँ दिखाई देती है। एक वृद्धा पर्यटकों के बीच से भीख मांगते हुए घूम रही है। ये यहाँ का होली ट्रिनिटी चर्च है। स्टारो ग्रैट्स की सिरकावा नामक चौक के बीच में वह गिरजाघर स्थित है। यह बुडवा का एक प्रमुख ऑर्थोडॉक्स गिरजाघर है। मैंने उसके अंदर प्रवेश किया। 400 वर्ष लंबे वेनिशियन शासनकाल के दौरान मात्र रोमन कैथोलिक चर्च ही यहाँ बनाए जाते थे। उन लोगों ने ऑर्थोडॉक्स गिरजाघर के निर्माण की अनुमति ही नहीं दी थी। 1297 में वेनिस गणराज्य के पतन के बाद बुडवा को अपने अधीन करने वाली ऑस्ट्रिया ने इस गिरजाघर को बनाने की अनुमति दे दी। 1804 में इतने सारे अलंकारों के साथ के इस गिरजाघर का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। ग्रीस से आए एथनोग्राफर्स ने इन चित्रों की रचना की थी। 19वीं शताब्दी के उम्दे दर्जे के ग्रीस आइकोनोस्टैटिस के उदाहरण के रूप में यहाँ के चित्रों को मान्यता मिली हुई है। मैं गिरजाघर से बाहर निकला। सेंट इवान चर्च होली ट्रिनिटी देवालय के ठीक पीछे की तरफ स्थित है। चौक के चारों ओर 3 गिरजाघर स्थित हैं। ये दिख रहे सेंट इवान चर्च, होली ट्रिनिटी चर्च, फिर सेंटा मरीना चर्च हैं। मैं फिर दुर्ग के सामने पहुंचा। एक विशाल दुर्ग, 8 से 10 फीट मोटी है उसकी दीवार। दुश्मन इसे आसानी से तोड़ नहीं पाते थे। प्राचीन नगर की 4 दीवारी के अंदर एक कोने में दुर्ग स्थित है। बुडवा को अपने अधीन करने वाले वेनिशियंस ने वेनिस से अपने साथ लाए प्रतिष्ठित कारीगरों की मदद से ही इस दुर्ग को इतना मजबूत किया था। इसे किले के अंदर का किला कह सकते हैं। प्राचीन काल के दौरान इस दुर्ग के अंदर प्रशासनिक कार्यालय और सैन्य मुख्यालय आदि हुआ करते थे। अभी दुर्ग के अंदर मुख्य रूप से एक संग्रहालय स्थित है। काफी लोग उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। मैं भी दुर्ग के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा। चूने के पत्थर से बनाया गया विशाल दुर्ग। बुडवा शहर ही चूने के पत्थरों के पहाड़ों से घिरा हुआ जो है। दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार यही है। अनेकों पर्यटक बाहर आ रहे हैं और अंदर भी जा रहे हैं। संग्रहालय के अंदर कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए मैं तुरंत बाहर निकला। दुर्ग की सीढ़ियों पर खड़े रहते हुए ही उसका स्थान और विशालता समझे जा सकते हैं। टूर गाइड के पीछे गुट में चलते जा रहे पर्यटक 20 से 30 तक की संख्या वाले दल आगे बढ़ रहे हैं। टूरिस्ट सीजन में बुडवा शहर का नज़ारा यही होता है। 1979 में मोंटेनेग्रो को कंपाने वाले भूकंप में बुडवा के प्राचीन नगर की इमारतों में से अधिकांश तो आंशिक रूप में टूट गई थी। 15 वर्ष की लंबी कोशिश के बाद ही उन इमारतों को इस रूप में पुनर्निर्मित कर पाए थे। उस काल के दौरान ही स्ट्रीटों और चौकों पर पत्थर बिछाकर उन्हें इस तरह सुंदर बनाए गए थे। स्टारो ग्राट्स की सिरकावा की एक तरफ इस तरह की कुछ दुकानें हैं। यहाँ बेचने के लिए रखी मुख्य वस्तु वेनिशियन मुखौटे हैं। वेनिस में मध्यकाल के दौरान लोगों के द्वारा पहने गए मुखौटे।
यह यहाँ अस्तित्व में रही वेनिशियन संस्कृति की अगली कड़ी है। मुखौटे के अलावा पर्यटकों को आकर्षित करने वाली अनेकों वस्तुएं वहाँ रखी हुई हैं। मेरे देखते देखते वहाँ आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई। यह सुबह 10 बजे के प्राचीन नगर का नज़ारा है। रेस्तरां में भी लोगों की भीड़ बढ़ रही है। दोपहर के खाने का वक्त होते होते और अधिक लोग आएंगे। फिर आधी रात तक इन गलियों, चौकों और रेस्तराओं में बहुत भीड़ दिखाई देगी। मोंटेनेग्रो के स्वतंत्र देश बनने के बाद की नई आर्थिक नीति के तहत ही एड्रियाटिक के किनारे के ऐसे मध्यकालीन नगरों को बड़े पर्यटन केंद्रों में रूपांतरित किए थे। यूनेस्को ने इस प्रदेश को नेचुरल एंड कल्चरल हिस्टोरिकल रीजन घोषित किया है। इसी कारण से इस प्राचीन नगरी में आधुनिक कालीन निर्मित की अनुमति नहीं है। यहाँ गट्टर खुले नहीं पड़े हैं। बिजली के तार और केबल यहाँ कहीं भी लटके हुए नहीं दिख रहे हैं। पोस्टर, बैनर और फ्लक्स भी कहीं नहीं है। मोंटेनेग्रो हमें यह बता रहा है कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी न होते हुए भी उसने एक ऐतिहासिक नगर को किस प्रकार से संरक्षित कर रखा है। रेस्तरां इमारत की अलग अलग मंजिलों में स्थित हैं। उनमें से हर एक रेस्तरां अलग अलग थीम में आता है। यह सी फूड की एक रेस्तरां है। व्यंजनों की सूची उसके सामने ही प्रदर्शित कर रखी है। मैंने प्राचीन नगर वाले भाग से बाहर निकलने का निर्णय लिया। बाहर अभी और भी अनेकों नज़ारे बाकी हैं। सारे प्रमुख नज़ारों की ओर जाना है। ड्राइवर लक्की 12 बजे कार लेकर आएगा। ये किले की पश्चिम की तरफ का दरवाज़ा है। उसके ऊपर कुंवारी मेरी का एक आइकन चित्र लगा हुआ है। आर्च रूपी दरवाजे से होकर मैं किले के पश्चिमी आंगन की ओर निकला। दोपहर के समय लोगों की भीड़ लगने वाली रेस्तरां है। यह एक बड़े भोज के लिए तैयार किए गए शामियाने की तरह दिख रहा है। बैठने की अच्छी और साफ सुथरी व्यवस्था कर रखी है। लोगों के सम्मान और गर्व के साथ बैठने की जगह। किले का पश्चिमी आंगन बहुत विशाल है। एक तरफ बुड़वा के चौकीदारों की तरह विशाल पर्वत श्रृंखलाएं। उन पर्वत श्रृंखलाओं और एड्रियाटिक समुद्र के बीच के एक प्रदेश में स्थित एक शहर है बुड़वा। प्राचीन किला, लेकिन उसे यहाँ लोमड़ी और चमगादड़ के रहने के लिए नहीं छोड़ रखा है। अभी भी उसी पुरानी सजीव अवस्था में बरकरार रखा हुआ है। उससे देश की अच्छी आमदनी भी हो रही है। यहाँ कुछ सुंदर बीच स्थित हैं। उन्हें देखने के लिए मैं दक्षिण भाग की ओर चला। हर कहीं रेस्तराएं, किले की दीवार के नीचे विशाल आंगन आदि सब जगह मेज कुर्सियां कतार में पड़ी हुई हैं। आज यहाँ की सारी जगह बड़ी आमदनी का एक ऐसा जरिया बन गया है जिसके बारे में किले का निर्माण करने वालों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। सामने की तरफ कतार में कुछ छतरियां खुली रखी नजर आ रही है। यह यहाँ के प्राचीन नगर बीच वाला भाग है। मैं उस ओर चला। सैकड़ों की संख्या में छतरियां, उनके नीचे बीच चेयर्स डाल रखी हैं। उन पर पैर फैलाकर लेट सकते हैं। कीचड़ में उगने वाले एक प्रकार के घास से ही ये गोलाकार छतरियां बनाई गई हैं। अंदरूनी प्रदेश के झील के किनारे पर से लेकर आने वाले घास। एक मज़ेदार बीच। उसमें स्थित प्रत्येक छतरी के नीचे की कुर्सी का उपयोग करने के लिए रुपया देना पड़ता है। यह इस बात का उदाहरण है कि केवल बीच मात्र से ही कैसे आमदनी पाई जा सकती है। समुद्र के किनारे पर डाली जाने वाली एक कुर्सी तक से आमदनी पाई जाती है। बीच की एक तरफ एक छोटा पुल जैसा एक भाग है। वो बच्चों और बड़ों के लिए समुद्र के अंदर गोता लगाने का एक प्लेटफॉर्म है। उस पर लोग बैठे हैं, चल रहे हैं और गोता भी लगा रहे हैं। समुद्र के इस भाग पर का पानी कम गहरा है। बच्चे प्लेटफॉर्म से पानी में कूद रहे हैं। पीछे बीच के पार्श्व में बुड़वा का प्राचीन नगर, किले के अंदर की नगरी। मैं उस नगर के अंदर से ही बीच पर निकल आया था। बाहर से दिखने में प्राचीन नगर ऐसा लगता है।
प्राचीन इमारतों के पुनर्निर्माण करके उन पर रंगों की पुताई कर रखी है। प्राचीन नगर के अंदर का दुर्ग ऐसा दिखता है जैसे समुद्र के अंदर की ओर एक पर्वत निकल आया हो। ऊपर खड़े लोगों के साथ उसकी तुलना करके देखें तो उसके आकार का पता चल जाता है। एक विशाल निर्मिति, वह एक 10 मंजिली इमारत जितना ऊंचा है। अनेकों शताब्दियों तक वह दुर्ग इस नगर का संरक्षक हुआ करता था। बाहर से आने वाले युद्धपोत को रोकने वाला किला। उसी दुर्ग ने ही नगर को शत्रुओं की नजरों और तोप के गोलों से बचाया होगा। ओल्ड टाउन बीच एक मजेदार नजारा प्रस्तुत कर रहा है। करीब करीब सारी कुर्सियों पर लोग हैं। छतरी के नीचे की कुर्सियों का किराया 10 यूरो तक है। यहाँ का माहौल बड़े ही मजेदार है। वो दूर समुद्र में गिरे हुए एक पहाड़ जैसा सेंट निकोलास द्वीप, इस तरफ समुद्र का पुल, दूसरी तरफ टीला, उसके ऊपर रेस्तराएं। इतिहास, प्रकृति का अद्भुत नज़ारा, स्वच्छ समुद्र, रेतीला तट आदि सब मिलकर एक विशेष प्रकार का अनुभव प्रदान कर रहा है। इतिहास और भूमि के अद्भुत नज़ारों के यहाँ संगम हो रहा है। अच्छा रेतीला समुद्र तट, विभिन्न देशों से आए मनुष्य, शांत वातावरण। पश्चिमी देशवासियों को बीचों से हमेशा एक लगाव रहता है। उनमें से अनेकों लोगों के देश में साल में 6 महीने कड़ाके की ठंड पड़ती है। इसलिए शरीर पर धूप सेकना उन लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है। उन लोगों को ऐसी जगहों के धूप से ही विटामिन डी मिल पाता है। इसलिए ऐसे बीचों पर आकर कई दिनों तक अपने शरीर पर धूप सेकना इनकी दिनचर्या का भाग है। वो लोग गर्मी और धूप को बहुत अधिक पसंद करने वाली जनता है। यहाँ मोग्रेन बीच नामक एक तट है। मैं उस ओर जा रहा हूँ। एक टीले के नीचे के संग्रह मार्ग से होकर ही मोग्रेन बीच जाना होता है। ये प्लाजा मोग्रेन गेट है। रेतीला तट नहीं है। यहाँ एक चट्टान के ऊपर एक प्रतिमा स्थापित कर रखी है। बाले डांसर ऑफ बुडुआ नामक प्रतिमा। द बैलेरिना फ्रॉम बुडुआ, जिम्नास्ट फ्रॉम बुडुआ आदि नामों से भी वह जाना जाता है। उस शिल्प की नकल करती हुई शिल्प के आकार वाली एक युवती एक अन्य चट्टान पर खड़ी होकर शिल्प समान पोज कर रही है। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध कांसा का बना शिल्प है, लेकिन इसकी जानकारी कहीं पर भी नहीं है कि इसके शिल्पी कौन हैं और इसको यहाँ कब स्थापित किया गया था। प्रतिमा के साथ फोटो खिंचवाना यहाँ आने वाले लोगों की एक चर्या है, लेकिन थोड़ी परेशानी उठाकर ही प्रतिमा के नज़दीक पहुँचा जा सकता है। कुछ साहसी पुरुष भी प्रतिमा के नज़दीक जाकर फोटो खिंचवा रहे हैं। प्रादेशिक स्तर पर यह विश्वास किया जाता है कि पुराने ज़माने में कभी चट्टान से गिरकर मरी मोंटेनेग्रिन बैले डांसर की याद में इस प्रतिमा की स्थापना की गई है। उसकी पृष्ठभूमि में बुडुआ प्राचीन नगर, बहुत ही सुंदर प्रदेश। वो दूर निकोलास द्वीप, एक अन्य भाग पर नगर दुर्ग, किले की दीवार, प्राचीन नगर आदि। टीले के नीचे के संग्रह मार्ग से होकर मैंने चलना जारी रखा। मोग्रेन बीच लक्ष्य करके जा रहा हूँ। एक टीले के नीचे से काट कर तैयार किया गया रास्ता। सड़क की बगल में बाड़ लगा रखी है। कुछ लोग कांटे से मछली पकड़ रहे हैं। कुछ अन्य लोग थोड़ा स्पाइसी होकर फोटो के लिए पोज कर रही हैं। साफ पानी, उसमें बिखरे पड़े चट्टान। वो दूर प्राचीन नगर, वह एक बहुत ही सुंदर पृष्ठभूमि में स्थित है। टीले के नीचे के इस रास्ते से होकर मैं चलकर आया था। यहाँ खड़े रहकर देखा जा सकता है कि पहाड़ी श्रृंखलाओं और समुद्र के बीच में किस प्रकार एक नगर रूपीकृत हुआ था। नगर की पूरी तरह से हिफाजत करता हुआ एक ढाल समान दुर्ग स्थित है। अनेक लोग यहाँ आते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि इस दुनिया में कितने ही प्रदेश ऐसे हैं जो ईश्वर का अपना प्रदेश नाम से जाने जाते होंगे। उनमें से कुछ प्रदेशों को तो प्रदेशवासी इस प्रकार संरक्षित रखते हैं कि ईश्वर को ही उसे निहारने की इच्छा पैदा हो जाए।
मैं यहाँ खड़े रहकर ये समझ रहा हूँ कि बुढ़वा पूर्वजों द्वारा निर्मित भूमि को वंशजों के लिए संरक्षित रखने वालों का एक प्रदेश है। उस नज़ारे में लिप्त होकर मैं वैसे ही खड़ा रहा।